हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महादेव कोचिंग सेंटर बाड़मेर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जीव विज्ञान की क्लासेस ले रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पर फ्री में। सारे का सारा जो जीव विज्ञान है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इससे पहले हमने कोशिका विज्ञान को पूरा पढ़ा और उसके बाद में हमने उसके PYQ लगाए, जो कि CGL, CHSL, MTS, CPO और NTPC और ग्रुप डी में आए हुए हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जैव विकास को। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से, इसको पहले मैं परिभाषा से समझाता हूँ, उसके बाद में वर्गीकरण वगैरह सब समझाता हूँ। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा, जो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीव है उनसे क्रमिक परिवर्तन हुआ, उनके द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जो अधिक से अधिक जीवों की उत्पत्ति हुई है उसी को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिकी, जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। जीव जंतुओं की रचना, कार्य जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिक, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। जो जीव जंतु है उनके अंदर जीव जंतु की रचना, कार्यकी एवं रासायनिक, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। इसमें लेमार्क, डार्विन, वेलेस और डी ब्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए। उन्होंने जीव विकास को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें फर्स्ट प्रमाण है वर्गीकरण से प्रमाण, उसके बाद है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, थर्ड है अवशेषी अंगों से प्रमाण, फोर्थ संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, फिफ्थ है पूर्वजकता से प्रमाण, सिक्स तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण, सेवंथ भौगोलिक वितरण से प्रमाण, 8 तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण, 9 आनुवंशिकी से प्रमाण। इसके बाद है 10 पशुपालन से प्रमाण और 11वां रक्षात्मक समरूप से प्रमाण, 12वां जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। इसके बाद है समजात अंग, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं। जो असमान दिखाई देते वो होते समजात अंग। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में समान होते हैं। लेकिन जो मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन होता है उसमें समान होते हैं। तो आप बताएंगे भ्रूणीय परिवर्तन क्या होता है, इसको आप कमेंट में बताएंगे। भ्रूणीय परिवर्तन को आपको कमेंट में बताएंगे। समजात अंग कहलाते हैं ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण सील के फ्लिपर, सील होता है, सील के फ्लिपर उदाहरण है सील के फ्लिपर। उसके बाद में चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती हैं। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रूणीय विकास भी एक जैसा होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समजात अंग ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ उपयोजित होने के कारण असमान दिखाती वो होते समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण सील के फ्लिपर हो गए, चमगादड़ के पंख हो गए, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की भौतिक मौलिक रचना एक जैसी होती है, यानी दिखती एक जैसी होती है, पर इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती है। इनमें ये वाली जो अस्थियां होती है इनका भ्रूणिकीय विकास भी एक सा होता है।
भ्रूणिक विकास होता है। अब बताएंगे भ्रूणकीय विकास क्या होता है। इससे पहले है भ्रूणीय परिवर्तन। ये सब आप कमेंट में बताएंगे क्या होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फली पर तैरने के लिए काम आता है, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए और घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। ये हो गए समझाता है होमोलोगस ऑर्गन। और इसके बाद हम बात करते हैं समरूप अंग, जो ऐसे अंग जो समान कार्य करते हैं, समरूप यानी समान रूप में। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं। जो मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन में वो समान होते हैं, लेकिन ये भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। समरूप अंग ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। इसके बाद है, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। तितली और पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग अंग से होती है। जैसे तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करता है और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति की भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा और पंजों के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, ठीक है, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनके अग्रपादों द्वारा, पक्षियों के पंख होते हैं उनकी रचना होती है अग्रपादों के परों द्वारा, पंजों के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों द्वारा और धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। इसके बाद अवशेषी अंग, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव में इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि। अवशेषी अंग ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव में इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, ये याद करना जरूरी है। नोट जो भी मैंने लिखा ना वो याद करना। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इसके बाद है सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। ये याद करना आपको जरूरी है कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद पक्षियों का विकास शरीर सिरपोशी हुआ है, पक्षियों का विकास शरीर सिरपोशी हुआ। जल स्थलचर जीव का विकास मत्स्य वर्ग, जो जल स्थलचर वर्ग है उनका विकास हुआ मत्स्य वर्ग से, पक्षियों का हुआ सरीसृप से और प्रकाश संश्लेषी जीव हुआ साइनोबैक्टीरिया से। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से हुआ है, जो स्तनी वर्ग है उनका विकास भी सरीसृप से हुआ है। इसके बाद जीवाश्म, अनेक ऐसे प्राचीनकालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिलक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म, अब पढ़ते हैं हम जीवाश्म एक बार मैंने परिभाषा पढ़ ली और फिर मैं समझाता हूँ। अनेक ऐसे प्राचीनकालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष, जो अनेक ऐसे प्राचीनकालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, प्राचीनकालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, जो पहले तो विद्यमान थे प्राचीन काल में लेकिन अब विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिलक्षित मिलते हैं। जो भूपटल की चट्टानें उनमें परिलक्षित यानी मिलते हैं, परिलक्षित आप बताएंगे इसका अर्थ क्या है, मैं तो बता दूंगा लेकिन आप बताएंगे। उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद है जैव विकास के सिद्धांत। अब पढ़ेंगे हम जैव विकास के सिद्धांत।
जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। जैव विकास से उनके संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिनमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। जो जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिनमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। पढ़ेंगे हम लेमार्कवाद को। लेमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक। अब आपको ये पुस्तक याद करनी जरूरी है कि लेमार्क की पुस्तक कौन सी है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। कब हुई? लेमार्क का सिद्धांत 1809 में इनकी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े रहने वाले, एक मिनट ये बंद कर देता हूँ, मेरा कैमरा बंद कर देता हूँ, उसके बाद में पढ़ाता हूँ। हाँ, लेमार्क का सिद्धांत 1809 में हुई इनकी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक, कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई जातियां बन जाती है। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। ये पढ़ाता हूँ लेमार्कवाद। अब आपको मैं लेमार्कवाद को समझाता हूँ। मैंने एक बार पढ़ा दिया, समझाता हूँ। लेमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक है फिलोसॉफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि लेमार्क का सिद्धांत 1809 में हुआ, उनकी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति होती है। इस सिद्धांत में क्या बताया? जीवों एवं इनके अंगों में, जीव या इनके अंग इनमें सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। जो वातावरण में जो भी चीज़ परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से इन पर सीधा परिवर्तन यानी कि प्रभाव पड़ता है। किसके हिसाब से? लेमार्कवाद के हिसाब से। और लेमार्क का सिद्धांत 1809 में पुस्तक प्रकाशित हुआ। किसमें? फिलोसॉफिक जूलॉजिक, जो पुस्तक है लेमार्कवाद की। लेमार्क का सिद्धांत 1809 में इनके अंगों में सतत बड़े रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। जो वातावरण में परिवर्तन उनका सीधा प्रभाव पड़ता है, इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। जिसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता और बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई जातियां बन जाती हैं। जो इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई जातियां बन जाती है। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। प्रश्न ये आ सकता है डायरेक्ट, जिराफ की गर्दन का लंबा होना किसके सिद्धांत पर, यानी कि किसके सिद्धांत पर आधारित है? वो है लेमार्कवाद। ये भी प्रश्न आ सकता है कि लेमार्क का सिद्धांत कब दिया? लेमार्क ने सिद्धांत 1809 में। कौन सी पुस्तक, किस में दिया? फिलोसॉफिक जूलॉजिक में। ठीक है। नोट, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। जो उपार्जित लक्षण होता है उनको इंग्लिश में इनका अध्ययन बोलते हैं, वो टोंटोलॉजी। लॉजी मैं जो इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, लॉजी शब्द आपके अध्ययन से रिलेटेड होता है। इसके बाद है डार्विनवाद। जो डार्विनवाद है सिद्धांत, उसको आप पढ़ते हैं। डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया? जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रश्न ये आ सकता है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है जैव विकास के संबंध में? तो वो है डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विन को पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में, चार्ल्स डार्विन का काल 1809 से 1882 में, यानी कि 1809 में जन्म, 1882 में मृत्यु चार्ल्स डार्विन की। इन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया। ये जैव विकास के संबंध में
सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। किसमें? बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानों उत्पत्ति की क्षमता होती है। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानों उत्पत्ति की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। इसके अनुसार अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष सहजातीय, अंतर्जातीय, सहजातीय क्या होता है ये आप बताएंगे, और अंतर्जातीय भी बताएंगे, तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सहजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नता इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। कुछ हानिकारक भी होती है, कुछ लाभदायक भी होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। ये है किसका? डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद का काल है 1809 से 1882, यानी कि इनका जन्म 1809 में, 1882 में मृत्यु हुई। सबसे प्रसिद्ध है जैव विकास में, वो है डार्विनवाद। डार्विनवाद का सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध है। डार्विन को पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। प्रश्न आ सकता है कि बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किसने किया? वो है डार्विन। डार्विन के अनुसार कब किया? 1831 में। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानों उत्पत्ति की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। जो अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। ये संघर्ष सहजातीय भी होता है, अंतर्जातीय होता है, पर्यावरणीय होते हैं। दो सहजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। सहजातीय दोनों जीव होते हैं वो समान नहीं होते। विभिन्नताएं इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। अब हो गया डार्विनवाद, हो गया। इसके बाद है नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया। किसके ढांचे में डाल दिया गया? जीनवाद। किसने डाला? डार्विनवाद के पश्चात इनके समर्थकों ने। नव डार्विनवाद, जिस नव डार्विनवाद कहा गया। प्रश्न आ सकता है कि नव डार्विनवाद कैसे कहा जाता है? डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया। जिसे किसके ढांचे में डाला? वह जीनवाद के ढांचे में। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है। किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक विविधता होता है, उत्परिवर्तन होता है, प्रकृति वर्ण होता है, जनन होता है। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियाँ बनती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है, वो नव डार्विनवाद। इसके बाद उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद क्या है? यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? ह्यूगो डी ब्रिज है, उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। उत्परिवर्तनवाद के 5 प्रमुख तथ्य निम्न होते हैं। फर्स्ट है नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं
स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। नई जीव जातियों की उत्पत्ति, तो नई जीव जातियों की उत्पत्ति है लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। मैं समझाता हूँ। नई जीव जातियों की उत्पत्ति जो होती है, जो नए जीव होते जातियाँ होती है, उनकी उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती। जो विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताएं होती है, प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि उत्परिवर्तन के विकास द्वारा होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। जो इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य होता है वो उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। ठीक है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ठीक है। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। नोट, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अभी हमारे कंप्लीट हो चुका है। जो जैव विकास है वो हमारे कंप्लीट हो गया है। जैव विकास में हमने मेन क्या पढ़ा वो वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैव विकास में हमने ये सबसे पहले इन्हीं संबंधों को दर्शन प्रमाण देखे, वर्गीकरण से प्रमाण, ये वाले प्रमाण देखे जैव विकास में। इसके बाद में हमने समजात अंग, समरूप अंग, अवशोषी अंग और जीवाश्म जैव विकास के सिद्धांतों को पढ़ा। इसमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में हम कल इसके MCQ यानी कि PYQ लगाएंगे, जो कि CGL, CHSL, MTS, CPO, RRB, NTPC, ग्रुप D सभी में आए, उन सभी को कल करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों मित्रों में भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बाय, धन्यवाद, थैंक यू।